नमस्कार सभी को। और आज हम बात करेंगे बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उस मॉडल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं उनके बारे में। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें जो बोर्ड का जो पैटर्न है उस पैटर्न में जो बहुविकल्पिक है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो 15 दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं एक बार कैसे हैं। थोड़ा सा अ, क्षमा चाहूँगा, राइटिंग थोड़ा ऊपर नीचे तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। नव निश्चयवाद तीन प्रकार की विचारधाराएं हैं: पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद जिसमें ये माना गया कि प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपने क्रियाकलाप करता है। फिर संभववाद जिसमें ये माना गया कि मनुष्य सर्वोपरि है, प्रकृति सर्वोपरि नहीं है। मनुष्य अपनी तकनीकी ज्ञान क्या था, अपने ज्ञान और कौशल क्या था, पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। फिर तीसरी प्रकार की जो विचारधारा थी वो हमारे सामने आती है, वो निश्चयवाद की अमेरिकी विचारधारा है। और इस विचारधारा में ये कहा गया कि न तो मनुष्य सर्वोपरि है और न प्रकृति सर्वोपरि है। कुछ ऐसी ऐसी जगह हैं जहां हम अपनी क्रियाकलाप कर सकते हैं, तकनीकी ज्ञान लगा सकते हैं, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रकृति हमें कहीं ना कहीं रोकती है, तो वहां हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि ट्रैफिक लाइट, एक ट्रैफिक सिग्नल काम करता है। रेड लाइट है, रेड अलर्ट है तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। ग्रीन सिग्नल है तभी हमें आगे बढ़ना है। एम्बर बत्ती, पीली बत्ती है तो हमें आगे चलने के लिए तैयार होने का संकेत देती है। ठीक है, ज्यादा हम इस पर डिस्कस न करते हुए, और इसका आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। नव निश्चयवाद की संकल्पना अमेरिकी जो विद्वान थे ग्रिफिथ टेलर महोदय, इन्होंने दी थी। मूल थे ऑस्ट्रेलिया के, फिर ग्रिफिथ टेलर अमेरिका चले गए। इस प्रकार की कुछ बातें हमारे सामने आती हैं। फिर वापस लौट रहे। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। दूसरे प्रश्न में हमसे प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र पूछा है। प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, जन्म से मृत्यु के अनुपात को घटा देंगे तो हमारे पास में जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए यहाँ, जन्म माइनस मृत्यु प्लस प्रवास माइनस प्रवास, ये हमारी वास्तु वृद्धि का सूत्र है। तो यहाँ ये वास्तु वृद्धि का सूत्र हो जाएगा। सही आंसर की बात करें तो ये हमारा सही आंसर है, प्राकृतिक वृद्धि का। फिर अगला जो प्रश्न है हमारा, इसमें हमसे उपागम पूछे हैं। मानव भूगोल के चार उपागम दिए गए हैं और चारों चारों के नाम आपके सामने हैं। आर्य उपागम प्राणी उपागम के रूप में माना जाता है। कल्याण उपागम, मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, मनुष्य का कल्याण होगा तो मानव विकास अपने आप ही हो जाएगा। आधारभूत आवश्यकता उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित है। कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है मनुष्य की, उन आवश्यकताओं को पूरा कर लो, मनुष्य का विकास हो जाएगा। यहाँ हमसे पूछा है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध कौन से उपागम से है? तो यहाँ क्षमता उपागम, मनुष्य की क्षमताओं में विकास करना, उसे विकल्प उपलब्ध करवाना, परिणाम स्वरूप उसका विकास हो जाएगा। प्राचीनतम, प्राचीनतम लेकिन प्राचीनतम पूछे हमसे आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं तो सभी है, भोजन संग्रहण भी आर्थिक क्रिया है, कृषि कार्य भी आर्थिक क्रिया है, पशु चारण भी है, खनन कार्य भी है, आर्थिक भी है। लेकिन हमसे प्राचीनतम पूछिए। तो जब हम प्राचीनतम की बात करते हैं विद्यार्थी, ऐसी स्थिति में प्राचीनतम जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो भोजन संग्रहण और आखेट। भोजन संग्रहण किया करते थे आदि मानव, आदिवासी प्रकार के लोग, और इसके साथ साथ में जानवरों का वो शिकार भी किया करते थे। तो कंद मूल फल आदि इकट्ठा करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। तो ये हमारी प्राचीनतम आर्थिक गतिविधियां हो गई। जब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कौन सी अर्थव्यवस्था उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। उत्पादन का स्वामित्व जब हम व्यक्तिगत की बात करते हैं तो ये है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होता है। मिश्रित, जैसे कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ निजी उद्योग भी है, तो हमारे यहाँ सार्वजनिक उद्योग भी है। और
समाजवादी रूस से संबंधित और कोई भी नहीं, तो ये इसका आंसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। परिवहन का प्रकार, परिवहन का प्रकार नहीं है, ये तो सीधा से प्रश्न हो गया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसका आंसर मोबाइल हो जाएगा। तो मोबाइल परिवहन का प्रकार नहीं है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो जब हम यहाँ देखते हैं तो ये पाते हैं कि इसका आंसर मिस्र, मिस्र हो जाएगा, मिस्र। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? कोलकाता पतन नो डाउट हुगली नदी पर स्थित है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाएं, ग्रियर्सन महोदय के अनुसार भारत में 179 भाषाएं हैं और 544 प्रकार की बोलियां हैं। तो ये इस ऑप्शन का ध्यान रखिएगा। प्रश्न चेंज होते ही शायद आंसर भी चेंज हो जाता है, लेकिन चूंकि हमें यहाँ भाषाएं पूछी है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 179। सर्वाधिक जन घनत्व पूछ लिया हमसे, सर्वाधिक जन घनत्व नो डाउट बिहार राज्य में है, और अगर हमसे साक्षरता पूछ लेता तो फिर आंसर हमारा केरल हो जाता। नीरू मेरू कार्यक्रम, नीरू मेरू कार्यक्रम जल संसाधन का जो पार्ट है वहाँ इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। नीरू मेरू कार्यक्रम, हरियाली कार्यक्रम, अरवाली पानी संसद कार्यक्रम, इस प्रकार की कुछ कार्यक्रमों के नाम ये हैं जो जल संभरण से संबंधित है, जल संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, उनको बचाने से संबंधित है। तो जब हम यहाँ नीरू मेरू कार्यक्रम की बात करते हैं तो ये जो कार्यक्रम है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, तो ये लाइनें थोड़ी ऊपर नीचे जा रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे नजरअंदाज करें, आप अवॉइड करें इस चीज को। यमुना नदी, हाँ यमुना नदी किन शहरों के मध्य सर्वाधिक प्रदूषित, सर्वाधिक प्रदूषित है? तो यहाँ दिल्ली, दिल्ली से इटावा, दिल्ली से इटावा का जो क्षेत्र है यहाँ ये जो नदी है ये सर्वाधिक प्रदूषित है विद्यार्थी। अगला है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो नो डाउट बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम ये हमें प्राप्त होते हैं। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 में मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे के मध्य शुरू हुई थी, 34 किलोमीटर के लगभग थी। और अंतिम जो प्रश्न है भू आबद्ध पतन, भू आबद्ध पतन का मतलब होता है लैंड लॉक, तो मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, इसको एक नहर के माध्यम से समुद्र से जोड़ने का प्रयास किया गया है। आसपास भूमि है, नहर निकाल करके और समुद्र से जोड़ दिया, दैट्स व्हाई ये भू आबद्ध पतन है, लैंड लॉक पोर्ट है। तो लैंड लॉक पोर्ट इज विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो है वो भू आबद्ध पतन है। बहुविकल्प प्रश्न थे और इसके बाद हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। जब हम इसमें आगे बात करते हैं तो हमारे सामने रिक्त स्थान का प्रश्न, रिक्त स्थान के प्रश्न जैसे कि हमने बोर्ड के पैटर्न में भी बात की थी कि ये आपके सामने 10 प्रश्न होंगे और इसी रूप में होंगे और आपको इनका जवाब देना होगा। तो जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है कि अति उच्च मानव विकास सूचकांक कौन सा है? इसलिए अति उच्च मानव विकास सूचकांक, अति उच्च मानव विकास सूचकांक, तो वही शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, इन 3 आयामों के आधार पर मानव विकास का सूचकांक तैयार किया जाता है और सभी को 1/3 अंक देते हुए मानव विकास का स्कोर ज्ञात करते हैं 0 से 1 के मध्य। तो इस प्रकार जो स्कोर प्राप्त होता है उस आधार पर हम लोग क्रम निर्धारित करते हैं कि भाई वो कौन से क्रम का देश है मानव विकास के स्तर के आधार पर। तो यहाँ पर आप विद्यार्थियों मानव विकास का जो हमारा पार्ट है उसमें जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे सारणी दी हुई है और उस सारणी में इस प्रकार से अंक दिए गए। तो ये 0.800 से ऊपर अगर किसी देश का मानव विकास का स्कोर है इसका मतलब वो अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाली श्रेणी में शामिल किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखें, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों साथ में किया जाता है। तो जब आप
मिश्रित कृषि में जब फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ में करेंगे उसे कौन सी कृषि कहेंगे? मिश्रित कृषि कहा जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, प्रत्येक सड़क को दो लोगों से जोड़ती है। भाई ये व्यापारिक केंद्र है, ये कोई व्यापारिक केंद्र है, ये कोई व्यापारिक केंद्र है, तो ये तो हो जाएंगे यहाँ पे नोड। प्रत्येक नोड को दूसरे नोड से जोड़ने वाली ये जो सड़क है इसको कहेंगे युगचल। इसे युगचल कहा है। विश्व में सर्वोत्तम रेल पाया जाता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो परिवहन का पाठ पढ़ते हैं मानव भूगोल के अंदर। मानव भूगोल के अंदर जो हम परिवहन का पाठ पढ़ते हैं, पहले की जो किताबें थी उनमें 8 नंबर का चैप्टर हुआ करता था, तो इसमें हम पाएंगे कि जो यूरोप है, यूरोप में आपको सर्वोत्तम रेल मार्ग मिलेगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का पूछ रहा है हमसे, इसने पूछा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा या जिनेवा में है। और ये भाई जिनेवा कहाँ है? ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो अगर आपने जिनेवा लिखा है तो भी आपका आंसर सही है। ब्रैकेट में हमने स्विट्जरलैंड लिख दी हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014, फरवरी 2014 में हमारी राष्ट्रीय युवा नीति की घोषणा की गई। भारत में नगरों का अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब उत्पत्ति से होता है। तो हमारे भारत में नगरों का अभ्युदय तो वही प्राचीन काल से ही है, ऐतिहासिक काल से ही। नगर तो तब भी थे जब इतिहास लिखा नहीं जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता को देख लीजिए, नगरीय सभ्यता कहलाती है। लिखित इतिहास नहीं है हमारे पास में, चित्रों के रूप में, शैली के रूप में हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। उन्हीं चित्रों के आधार पर हम लोग आकलन करने की कोशिश करते हैं। और शायद आपको ध्यान में होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, पृष्ठोत्तोलन लिपि कहते हैं, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो जब इतिहास नहीं लिखा गया था उससे पहले का जो काल है प्राग ऐतिहासिक, नगर तो तब भी थे, नगरों की उत्पत्ति तो तब भी थी। खैर आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। तो प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है वो हमारे चावल की है। और दूसरा नंबर अगर किसी का आता है तो वो है गेहूं। अगला देखिए, आठवां, भारत में अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। फिर यह बड़ा हो गया। सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था किसे संभव बनाती है? सिंचाई की जो व्यवस्था है वो बहुफसलीकरण, बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। कोई सिंचाई की आवश्यकता होगी, सिंचाई की अगर आपके पास में उपलब्धता होगी, सिंचाई अगर पर्याप्त होगी तो बहुत सी फसलों को आप उगा सकते हो। इंदिरा गांधी नहर, पंजाब में हरीके बैराज, अब यहाँ हरीके बांध लिखा हुआ, तो ये हरीके बांध के दीजिए, वही हरीके बैराज के दीजिए। हरीके पतन भी इसे कहा जाता है। तो वहां से ये निकलती है। वैसे बेसिकली बांध और बैराज में फर्क रहता है। बांध तो वो होता है जिससे हम बिजली बनाते हैं, टरबाइन बना करके, ठीक है। और बैराज वो होता है जिससे सिंचाई की नहरें निकाली जाती है। तो ये हरीके बैराज है वैसे तो, लेकिन खैर एग्जामिनर ने प्रश्न बनाए हैं इस रूप में। तो ये हमारे सामने एक स्थान के प्रश्न होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होंगे। बाकी बातें अगली क्लास में। थैंक यू।